मैडम नमस्ते। नमस्ते बेटा। माइक अपना म्यूट करो। हाँ बेटा, आज हमें अपने चैप्टर 3 के टाइप ए और टाइप बी क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। ठीक है, तो आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? यस मैम। ओके बेटा, क्वेश्चन है कि a program having multiple function is considered better designed than a program without any function। कोई बता सकता है क्यों? कोई देना चाहेगा इस बात का जवाब? यू कैन रेज योर हैंड। कि जब हम फंक्शन की हेल्प से प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बेटर प्रोग्राम इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रोग्राम। आदित्य यादव, जवाब दोगे आदित्य? उसमें मैडम हम जल्दी इजीली चेंज कर सकते हैं अगर हमें कुछ एरर वगैरह चेंजेस करने हैं तो। एग्जैक्टली, हम उसमें इजीली चेंजेस कर सकते हैं। और कोई बेनिफिट? मयंक तुम बताओ। यस मैम। हाँ, क्या बेनिफिट है फंक्शन के हेल्प से प्रोग्राम बनाने के? मैम प्रोग्राम का साइज रिड्यूस कर देता है। प्रोग्राम का साइज रिड्यूस कर देता है। वेरी वेल सेड। प्रतीक तुम बताओ। टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल यही बेसिक हमारे पॉइंट्स हैं बेटा इसके आंसर्स में। A program having multiple function is considered better design than a program without any function because function based program is more readable। क्योंकि आप ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को नेम दे देते हो, तो जब भी हमें उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड स्टेटमेंट को ढूंढना होगा तो वो हमारा काम आसान हो जाता है। इजी टू मेंटेन, जैसा कि आदित्य ने कहा कि अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में कोई भी चेंज करना है, कोई एरर सर्च आउट करना है तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इजी टू सर्च का पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सेम कोड कैन बी रीयूज्ड विदाउट टाइपिंग अगेन, दैट्स व्हाई इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम। मैंने एक बार एक फंक्शन बना लिया, अब मेरे को 40 टाइम्स भी अगर इस फंक्शन को यूज करना है तो मुझे सिर्फ इसकी कॉल स्टेटमेंट बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, पूरी कोडिंग बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे मेरे प्रोग्राम का साइज जो है वो रिड्यूस होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। What all information does the function header give you about the function? मैं देखना चाहूंगी कौन कौन आंसर देना चाह रहा है इसका खुद से। अरे वाह हर्ष, वेरी गुड। आदित्य त्यागी, शाबाश। सौम्या, वेरी गुड। बिल्कुल बेटा, एक फंक्शन के हेडर में हमें क्या क्या मिलता है? एक फंक्शन के हेडर में हमें मिलता है फंक्शन का नेम और लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट, यू कैन से लिस्ट ऑफ पैरामीटर, क्योंकि लिस्ट ऑफ पैरामीटर। ठीक है मैडम पैरामीटर कैसे? बेटा, फंक्शन के हेडर में जो हम नाम लिखते हैं उन्हें हम पैरामीटर कहते हैं।
उन्हें हम फॉर्मल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं और फॉर्मल पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। फंक्शन के हेडर में क्या क्या होगा? फंक्शन का नाम एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के दिया, बेटा एग्जाम्पल हमेशा देंगे, डेफ फन a, b। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि मेरे फंक्शन का नाम क्या है? फन। और ए बी क्या है? मेरे पैरामीटर लिस्ट है, जो कि फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर इनके लिए मुझे वैल्यू भेजनी ही भेजनी होंगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन? इसका जवाब कौन दे रहा है? शाबाश सौम्या। और भी किसी ने जवाब दिया है क्या? आदित्य ने दिया है जवाब, आदित्य त्यागी ने। यश कुमार ने जवाब दिया है ऑर्डर इन विच प्रोग्राम एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन सिस्टमेटिक मैनर, द मेथड इन विच प्रोग्राम एग्जीक्यूट। बेटा मेथड नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो बात हो रही है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में हम सीधा बात करते हैं कंट्रोल की, कि एक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल कौन सी स्टेटमेंट पे जाएगा। यानी यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा इट इज द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, इट इज नॉन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। हमारे प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स है बेटा नॉर्मली वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट हो जाती हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक फ्लो को चेंज करने की स्टेटमेंट ना दी जाए। अब फ्लो को चेंज कैसे करते हैं? अगर मैं एक फंक्शन को कॉल करती हूँ तो बीच में मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल मेन प्रोग्राम से फंक्शन के पास जाएगा, तब आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज होगा, है ना। जब फंक्शन अपनी कोडिंग को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल रिटर्न करेगा, अगेन आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज होगा। यानी बेसिकली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से मतलब है ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, की किस सीक्वेंस में आपकी स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होगा। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस मैम। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what are arguments, what are parameters, and how are these two different yet related? Give example. Argument values and parameters, variable names. नमन क्लियर नहीं हुआ बेटा। The value being passed through a function call statement are called argument. ठीक है, the value being passed through call statement are called argument and value received in function header. Very good आदित्य त्यागी, शाबाश। देखो बेटा सीधी सी बात है, पहचान है क्लियर सी, कि जो आर्ग्यूमेंट, जो वेरिएबल नेम फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन के हेडर में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरामीटर। ये तो हुई पहचान, ठीक है। अब आगे आपकी वही डिफाइन आ जाती है कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू जिसे हम सेंड करते हैं वो कहलाता है आपका आर्ग्यूमेंट, और जो उन वैल्यू को रिसीव करता है फंक्शन के हेडर में उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर। Arguments are the variable or literals given in function call statement. Parameters are the name of variables given in function header. Arguments and parameters are different but related because arguments value will be copied in parameter at the time of function call. भाई function call में हम argument भेजेंगे, उन arguments की वैल्यू किस में कॉपी होगी? पैरामीटर में, जो कि कहां पर है? फंक्शन के हेडर में। यानी पैरामीटर विल रिसीव द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी मैंने दिखाया है, डेफ फन a, b। यहाँ पर a और b मेरे क्या है? पैरामीटर है, क्योंकि ये फंक्शन के हेडर में है। ठीक है,
मैंने कहा z इज इक्वल टू फन x कोमा y, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में जो ये x y है ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएंगे आपके आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सीधी सी पहचान, जो फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट में होते हैं वो होते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो फंक्शन के हेडर में होते हैं वो कहलाते हैं तुम्हारे पैरामीटर। इज इट क्लियर? ओके, ना ऊपर करना, क्या बेटा? ऊपर कर दो एक बार। अच्छा, ये तो निखिल बोला, कितना ऊपर करूं? इतना काफी या और ऊपर करूं? और बस 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट क्या, तू तो स्क्रीनशॉट ले रहा होगा। नहीं लिख रहा हूँ। ओ माय गॉड, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आराम से लिख लियो या फिर मैं भेज दूंगी। आप टाइम ना मिलते। ओ माय गॉड, कितना बिजी आदमी है भाई, क्या काम करता है तू? अब स्क्रॉल कर लो। हाँ यस। हाँ बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। What is the utility of default argument? कोई मुझे बताएगा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या बेनिफिट है? Anybody? जरा चैट में देखूं। निखिल यादव सीएस की क्लास लेता है, ये क्वेश्चन है या क्या है बेटा? हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कोई भेज रहा है मुझे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का? वेरी गुड अमीशा। We can skip its value at the time of calling. ये जवाब दिया है अमीशा ने। Anybody else? अब मुझे वर्बली पूछना पड़ेगा फिर। सिर्फ एक बच्चा है जो बताना चाहता है और बाकी बच्चों के मुंह में जबान नहीं है बेटा। प्रतीक सिंह यादव बताओ बेटा। प्रतीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा रेज हैंड तो तूने कर रखा है। यश जवाब दे रहा है। ओके, देखते हैं उसने क्या जवाब भेजा है। यश ने जवाब भेजा है डिफॉल्ट। हाँ बोलो प्रतीक। हाँ मैडम, क्या हुआ बेटा? आदित्य त्यागी का भी जवाब सही है। हाँ बोलो प्रतीक, तुम्हारी आवाज कट रही है, जवाब देती हूँ। मेरी आवाज सबके पास आ रही है ना? यस मैम। ओके, मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहले बेटा बाकी बच्चे अपना माइक म्यूट करें। विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन मेक अ पैरामीटर ऑप्शनल। मतलब नॉर्मली तो क्या होता है, जो हम फंक्शन के हेडर में आर्गुमेंट होते हैं उनके लिए वैल्यू पास करनी ही पड़ती है, अदरवाइज एरर आता है। लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट की हेल्प से हम एक पैरामीटर को ऑप्शनल बना सकते हैं। कहां पर? फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट में। इफ वांट टू सेंड वैल्यू फॉर द पैरामीटर वी कैन सेंड। अगर हम वैल्यू भेजेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए तो ये रिसीव्ड वैल्यू को यूज करेगा। एंड इफ वी डोंट वांट टू सेंड देन वी कैन skip sending value for the default argument. सीधी सी बात है, जरा एग्जांपल देखना। सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया है def sum x, y is equal to 20। भाई यहाँ पर मेरा y क्या बन गया है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट बन गया है।
जबकि x मेरा क्या है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। यानी जब मैं फंक्शन कॉल करूंगी तो मेरी मर्जी है, मैं चाहे तो वैल्यू y के लिए भेजू चाहे ना भेजू। मैंने कॉल स्टेटमेंट में लिखा सिर्फ सम 5, सिर्फ एक वैल्यू भेजी है। ये वैल्यू किसके पास चली जाएगी, ये वैल्यू चली जाएगी x के पास, लेकिन y के लिए तो मैंने कोई वैल्यू नहीं भेजी। अब y के लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं भेजी तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, बिकॉज इट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये चुपचाप से अपनी इनिशियल वैल्यू को यूज कर लेगा, यानी y क्या यूज कर लेगा, 20। इस बात को ध्यान में रखना, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अपनी इनिशियल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करता है जब कॉल स्टेटमेंट में उसके लिए वैल्यू गिवन ना हो। जैसे कि अभी इस कॉल स्टेटमेंट में एक्सक्यूज मी, इस कॉल स्टेटमेंट में y के लिए वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए y अपनी वैल्यू क्या यूज करेगा, 20। लेकिन अगर मैं लिख देती सम 5,7, this time I am sending two values, one for the x and one for the y. That means x will use 5 and y will use 7. This time y will not use 20. क्यों? क्योंकि इसके लिए वैल्यू रिसीव हुई है। बात क्लियर हो गई? अब आ जाते हैं अगले पार्ट में। कोई मुझे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का बताएगा? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? वेरी गुड। यानी बच्चे आजकल थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वही पढ़ाई कर रहे हैं। शाबाश अमीशा। प्रतीक ने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मेंशन किया है, वेरी गुड, वेरी गुड नमन। भाई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? अगर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते वक्त किसी पैरामीटर को असाइन कर दें, यानी वैल्यू फॉर द पैरामीटर बाय नेम भेज दें, तो हम किसी भी ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को सेंड कर सकते हैं। दैट वी कैन डू ओनली विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। With the help of keyword arguments at the time of function call, we can send value for parameter in any order. ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल भी लिख के दिखा देती हूँ कि सपोज करो मेरा फंक्शन है def sum a, b। जब मैं कॉल स्टेटमेंट लिखूंगी, अगर मैं सीधा सीधा लिखती हूँ सम 5,7, देन इट इज कंसिडर एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी सीक्वेंस वाइज ए में जाएगा 5 और बी में जाएगा 7। अगर मैं ऑर्डर चेंज करना चाहती हूँ, मैं पहले बी के लिए वैल्यू भेजना चाहती हूँ फिर ए के लिए, तो कॉल स्टेटमेंट में मैं पैरामीटर को बाय नेम वैल्यू असाइन करूंगी। तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में पैरामीटर्स के लिए मैंने बाय नेम वैल्यू भेजी है, और जब मैं बाय नेम वैल्यू भेजती हूँ तो मैं किसी भी ऑर्डर में भेज सकती हूँ। बट यहाँ पर एक बात याद रखना, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर मैं सोचूं मैंने बी के लिए वैल्यू 5 भेज दी है और ये 7 जो है ये ऑटोमेटिकली ए में चला जाएगा, बेटा इट विल कॉज आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के राइट हैंड साइड में आपके सारे के सारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ही होने चाहिए, नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको एग्जाम्पल देना है किसका, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूजिंग कोडिंग। तो देखो मैंने एक फंक्शन बनाया def fun q, x = 5, y = 7। तो इस हेडर को देखकर साफ पता चल रहा है कि x और y मेरे क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, पहली स्टेटमेंट देखो fun 5, 7, तो सीक्वेंस वाइज यहाँ पर मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तो यूज किया नहीं है, मैंने पैरामीटर्स को बाय नेम वैल्यू सेंड नहीं की है। तो जब बाय नेम वैल्यू सेंड नहीं करते हैं तो ये पोजिशनल कहलाते हैं, यानी पहली वैल्यू पहले आर्ग्यूमेंट में, दूसरी वैल्यू दूसरे आर्ग्यूमेंट में।
यानी 5 चला गया q में, 7 चला गया x में, y के लिए कोई वैल्यू बचा ही नहीं। जब y के लिए कोई वैल्यू नहीं बचा तो y तो अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, ये अपनी इनिशियल वैल्यू यानी 7 यूज कर लेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने कहा y इज इक्वल टू 3 q इज इक्वल टू 7। अब की बार ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, y को मैं 3 असाइन कर रही हूँ, q को 7 असाइन कर रही हूँ और x के लिए मैंने कोई भी वैल्यू नहीं भेजी है, तो x मेरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट है तो एरर तो आएगा नहीं, तो x अपनी इनिशियल वैल्यू यूज कर लेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी फन y इज इक्वल टू 3 q इज इक्वल टू 7, ये हमारा है एग्जाम्पल किसका, कीवर्ड आर्गुमेंट का। ठीक है, बात क्लियर होगी बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Describe the different styles of function in Python using appropriate example. Python में हम functions को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? किसी को याद है? मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, जब मैंने फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। आदित्य त्यागी बेटा, ये जो तुमने इमेज भेजी है ये एग्जांपल है तुम्हारी डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। अच्छा, अभी मैं जो डिफरेंट स्टाइल की बात कर रही हूँ, कोई मुझे जवाब देना चाहेगा कि हम फंक्शन को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मयंक त्यागी। 4 तरीके से? कौन कौन सा? क्या मैम? कौन कौन से 4 तरीके? एक में तो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा पर कुछ नहीं, रिटर्न नहीं करेगा। गुड, यानी तुम्हें पता है। चलो ठीक है, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रॉपर विद कोडिंग की हेल्प से। सीधी सी बात है बेटा, इन 4 स्टाइल्स वी कैन डिफाइन फंक्शन। नंबर 1, फंक्शन विच रिसीव वैल्यू एंड रिटर्न वैल्यू, यानी ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिसीव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। अब इसका एग्जांपल देखो, मैंने कहा डेफ सम विद इन पैरेंथेसिस a, b। अगर फंक्शन के हेडर में एम्प्टी पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नाम है, तो समझ जाओ कि ये आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। और फंक्शन में अगर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ किसी वेरिएबल का नाम या एक्सप्रेशन गिवन है, तो भी समझ जाओ कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यानी ये ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू रिसीव भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। बेटा जब हम ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जो वैल्यू रिसीव भी करे और रिटर्न भी करे, तो ऐसे फंक्शन को कॉल करते वक्त ध्यान रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ कॉलिंग आपको फंक्शन के नाम के साथ एग्जैक्टली उतनी वैल्यू देनी होती है जितने पैरामीटर आपने फंक्शन के नाम के साथ मेंशन किए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा सम 5, 7। आप चाहे तो यहाँ से किसी वेरिएबल के थ्रू भी वैल्यू पास कर सकते हैं। अब ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। बेटा जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसके साथ हम 2 काम कर सकते हैं कि उसे हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके रख सकते हैं और सीधा स्क्रीन पर भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने ये सीधी स्टेटमेंट प्रिंट के अंदर में दे दिया है, यानी जो वैल्यू वापस आएगी वो सीधा क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट मेथड इन विच फंक्शन विल रिसीव वैल्यू एंड रिटर्न वैल्यू, दोनों काम करेगा। ठीक है, मैंने कॉल स्टेटमेंट भी लिखी है तुम्हें समझाने के लिए कि आपको याद रहे कि किस स्टाइल में हम किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं। आप चाहे तो इस कॉल स्टेटमेंट को किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ प्रिंट मैं ऐसे भी लिख सकती थी, m is equal to sum 5, 7। वेरिएबल में हम तब स्टोर करते हैं बेटा जब हमें रिटर्निंग रिजल्ट को आगे किसी कैलकुलेशन में यूज करना हो मेन के अंदर। अगर मैं सीधा प्रिंट दे दूंगी तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और वो वैल्यू हमारे पास से चली जाएगी, हम दोबारा उसे कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू मुझे फर्दर मेन प्रोग्राम में किसी कैलकुलेशन में यूज करनी है तो बेटर है कि हम इस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके अपने पास रख ले। ठीक है, नाउ सेकंड मेथड, फंक्शन विच रिसीव वैल्यू बट नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी ऐसा फंक्शन जो वैल्यू रिसीव तो करेगा बट रिटर्न नहीं करेगा। तो बेटा आप ये देखिए, मैंने जो एग्जांपल लिखा है डेफ समवन विद इन पैरेंथेसिस a, b।
मैंने पहले ही बताया कि अगर फंक्शन के हेडर में पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नाम गिवन है तो समझ जाओ ये रिसीव करेगा वैल्यू, कितनी वैल्यू रिसीव करेगा 2। और यहाँ पे मैंने कह दिया प्रिंट a प्लस बी, यानी इन दोनों का सम करके फंक्शन खुद ही प्रिंट कर देगा, रिजल्ट वापस नहीं करेगा। रिजल्ट वापस करने के लिए आपकी रिटर्न स्टेटमेंट होना मैंडेटरी है। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है यानी ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब ऐसे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं जो फंक्शन वैल्यू रिसीव तो करे बट रिटर्न ना करे। ऐसे फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें वैल्यू भेजनी पड़ेगी, वो हम लिटरल की हेल्प से भी भेज सकते हैं और किसी वेरिएबल की हेल्प से भी भेज सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sum1 5,7, यानी 5 भेज दिया a के लिए और 7 भेज दिया b के लिए, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली 5 + 7 का प्रिंट कर देगा 12, लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कॉल स्टेटमेंट को ना तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दिया, ना ही मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर रही हूँ। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन विच डू नॉट रिसीव एनी वैल्यू बट रिटर्न वैल्यू, यानी ऐसा फंक्शन जो रिसीव तो कुछ नहीं कर रहा है बट रिटर्न कर रहा है ना। तो देखो जब मैंने ये फंक्शन बनाया तो इस फंक्शन के नाम के साथ जो पैरेंथेसिस है वो क्या है आपके एम्प्टी है। फंक्शन हेडर में एम्प्टी पैरेंथेसिस इस बात का इंडिकेशन है कि फंक्शन कुछ भी रिसीव नहीं करेगा। अब भाई इसको 2 नंबर का सम करना है लेकिन इसे नंबर रिसीव नहीं हुआ। अब रिसीव नहीं हुआ तो इसे नंबर के लिए इनपुट खुद से कराना पड़ेगा, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर हर वो काम कर सकते हैं जो मेन सेगमेंट में कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर यूजर से इनपुट करा लिए और इनका सम मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो याद रखना, अब मुझे कॉल स्टेटमेंट में फंक्शन के नाम के साथ पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं वैल्यू दे दूंगी तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपका सम टू फंक्शन कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है। लेकिन ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसीलिए कॉल स्टेटमेंट को मैंने प्रिंट के अंदर दिया है। आप चाहें तो इसे किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट फंक्शन टाइप 4, दैट इज ना तो फंक्शन कुछ रिसीव करेगा ना कुछ रिटर्न करेगा। अब ना कुछ रिसीव कर रहा है ना कुछ रिटर्न कर रहा है, यानी जाहिर सी बात है इसे जो वैल्यू चाहिए वो खुद ही इनपुट करानी पड़ेगी, और रिटर्न भी नहीं कर रहा तो रिजल्ट भी इसे खुद ही प्रिंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने फंक्शन के अंदर 2 नंबर इनपुट कराए और उनका सम प्रिंट करा दिया। मैंने चारों फंक्शन सेम पर्पस के लिए बना के दिखाए हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो कि हम किसी भी फंक्शन को चारों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं। ये हमारे नीड पे डिपेंड करता है कि हम इन चारों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब ऐसा फंक्शन जो ना कुछ वैल्यू रिसीव करे ना कुछ रिटर्न करे, उसे कॉल करने के लिए सिर्फ इस तरीके से उसका नाम लिखा जाता है, ना तो इसे हम किसी प्रिंट में असाइन करते हैं ना ही इसके साथ किसी वैल्यू को एज आर्ग्यूमेंट भेजते हैं। बात क्लियर हो गई? चारों टाइप के फंक्शन सबको समझ में आ गए बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके, सो तो नहीं गया मयंक? बड़ा लेजी बोल रहा है। यस मैम। नो मैम। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? फ्रूटफुल वाला। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रूटफुल एंड नॉन फ्रूटफुल फंक्शन। कौन बताएगा भाई इसका जवाब मुझे? ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तो सभी को दे देना चाहिए। शाबाश दीपाली। आदित्य त्यागी ने भी भेजा है, वेरी गुड आदित्य। आजकल घर पे रह के आदित्य त्यागी बहुत पढ़ाई कर रहा है। Fruitful functions are very flexible. We can use result they return to do something else. Non-fruitful function is also called void function. It does not return any value. वाह भाई, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन भेजी है लड़के ने। दीपाली, fruitful non-void function, it returns value rather than none. Non-fruitful void function, it returns only none. शाबाश दीपाली, तेरा भी बिल्कुल अच्छा है। अमीशा, फ्रूटफुल विच रिटर्न्स अ वैल्यू, आगे कहीं पे अटक गई है। चलो, फ्रूटफुल फंक्शंस आर दोस फंक्शन विच रिटर्न्स वैल्यू अदर देन नन। देखो हर फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्या रिटर्न करता है?
नन। नन का मतलब होता है नथिंग, है ना। अगर कोई फंक्शन नन को छोड़ के कोई वैल्यू रिटर्न करता है, यानी अदर देन नन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसे हम कहते हैं फ्रूटफुल फंक्शन। वेयर एज ऐसा फंक्शन जो क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है, उसे हम कहते हैं नॉन फ्रूटफुल फंक्शन। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कैन अ फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज? हाँ भाई, क्या हम एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं? हमेशा। आदित्य त्यागी ने भेजा है, लेट मी चेक। बिल्कुल सही है। देखो बेटा, अगर हम फंक्शन की बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल वेरिएबल नेम या मल्टीपल एक्सप्रेशन देते हैं, तो समझ जाओ आपका फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है। Yes, a function can return multiple values by giving multiple variable names or expression in return statement. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि एक फंक्शन है जो x y दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, और रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने दो एक्सप्रेशन दिए, x की पावर 2 कॉमा y की पावर 3। इन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया है, यानी ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए। यानी रिटर्न स्टेटमेंट इन दोनों वेरिएबल्स की, दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब मेन सेगमेंट में मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। मैंने फंक्शन को कॉल किया और भेजा यहाँ से ए बी। अब देखो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या रिसीव करेगा, x के पावर 2, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या रिसीव, दूसरी वैल्यू क्या रिसीव करेगा, y की पावर 3। तो जब आप a और b को प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा, ए में मिलेगा 25, ए में मिलेगा 16 और बी में क्या मिलेगा 125, क्योंकि 5 की पावर 3 किसके इक्विवेलेंट होती है, 125 के इक्विवेलेंट होती है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ ग्लोबल स्टेटमेंट यूज्ड एंड व्हाई इज इट। ऊपर कर दो मैडम एक बार। ऊपर कर दूं, इतना काफी है? हाँ बस। इनमें वेरिएबल लेंथ वाला नहीं लगेगा? क्या बेटा? 9th क्वेश्चन में वो वेरिएबल लेंथ वाला करवाया नहीं नहीं, था। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का मतलब होता है फंक्शन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट। यहां पर तो बात हो रही है रिटर्न करने की, कि क्या एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करा सकता है, और करा सकता है तो कैसे करा सकता है। देखो कौन कौन सा जवाब देने के लिए रेज हैंड कर रहा है। एक प्रतीक का हाथ ही ऊपर मिलता है। हो गया? हो गया, चलो ठीक है। देखो बेटा, ग्लोबल स्टेटमेंट को हम कब यूज करते हैं, आपको मालूम है कि हम सेम नेम से ग्लोबल स्कोप में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और लोकल में भी, है ना। लेकिन जब हम लोकल स्कोप में सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपका ग्लोबल वेरिएबल क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं लोकल स्कोप में ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकूं, तो उसके लिए हमें ग्लोबल स्टेटमेंट देनी पड़ती है ना। तो ये जवाब तो हो गया आपका कि हमें ग्लोबल स्टेटमेंट कब यूज करनी होती है। इफ वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द लोकल स्कोप, इनसाइड एनी फंक्शन, देन वी यूज ग्लोबल स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि इसका यूज रेकमेंडेड नहीं होता है।
क्यों हम कहते हैं कि ग्लोबल स्टेटमेंट को हमें यूज नहीं करना चाहिए? वी कैन यूज बट वी शुड नॉट यूज। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई भी एरर आता है तो फिर उसके लिए मुझे पूरे प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट को थोरोली चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कहीं मैंने ग्लोबल स्टेटमेंट की हेल्प से फंक्शन को ये राइट दिया हो कि फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सके। तो इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग हो जाता है। ग्लोबल स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन we want to change global variables value inside a function। क्योंकि अगर मैं ग्लोबल स्टेटमेंट नहीं दूंगी और मैंने ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू कहा तो लोकल स्कोप में उसका खुद का एक अपना पर्सनल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन अगर मैं ग्लोबल स्टेटमेंट दे देती हूँ तो लोकल स्कोप में उस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा, यानी फिर फंक्शन के पास राइट है कि वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सके। ठीक है, लेकिन ग्लोबल स्टेटमेंट इज नॉट रेकमेंडेड। अब बात करते हैं कि रेकमेंडेड क्यों नहीं है। बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल्स आर डेंजरस बिकॉज दे कैन बी साइमल्टेनियसली एक्सेस्ड फ्रॉम मल्टीपल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम के कई हिस्सों में वो एक साथ यूज हो सकता है। दिस फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन बग्स, एरर के लिए एक और टर्म होती है बग्स। मोस्ट बग्स इन्वॉल्व global variable arise from one function reading and acting on the value of the global variable before another function has the chance to set it to an appropriate value। यानी हर फंक्शन के पास राइट हो जाएगा कि वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सके, और अगर आपका कोई एरर आता है तो फिर आपको हर फंक्शन में मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि आपने वहां पे क्या कोडिंग लिखी थी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए। Global variables also make code difficult to read because they force you to search through multiple functions or even modules just to understand all the different locations where the global variable is used and modified। वही मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहा कि ग्लोबल स्टेटमेंट को हम इसलिए अवॉइड करते हैं यूज करने से ताकि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है विद इन फंक्शन चेंज ना हो सके और जिससे एरर ना आए। और अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट चेक भी करनी है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे? मेन सेगमेंट में। लेकिन अगर हम ग्लोबल स्टेटमेंट दे देते हैं तो फंक्शन के पास राइट होता है कि वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सके। तो उस सिचुएशन में एरर आने पे आपको हर फंक्शन को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि ग्लोबल स्टेटमेंट को ना यूज किया जाए। इज इट क्लियर? हाँ बच्चों, अरे हो कि नहीं हो? यस मैम, शेयर है। हाँ मैडम अब आ जा। स्क्रीन हाँ बेटे, लेने तो क्या करूं? स्क्रीनशॉट तो लेने तो। हाँ स्क्रीनशॉट ले ले, स्टार्टिंग से लेना है। ले पहले इसका ले, क्या कर लिया ये? मेरा था ना, अब इसका ले ले भाई। चलो आगे। ले लिया? हाँ हो गया, अब आ थैंक यू। जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। राइट द टर्म सुटेबल फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। A name inside the parenthesis of a function header that can receive a value। इसके लिए क्या टर्म यूज होगी? बताओ जल्दी से। अरे वाह, प्रियंका भी बोली, शाबाश। पैरामीटर पैरामीटर पैरामीटर, सभी का पैरामीटर है तो जवाब हमारा यही है, पैरामीटर। ठीक है ना। An argument passed to a specific parameter using the parameter name। इसका जवाब कौन कौन दे रहा है भाई? जल्दी जल्दी दो। An argument passed to a specific parameter using the parameter name। शाबाश प्रियंका, प्रतीक। बेटा
कॉल स्टेटमेंट में अगर हम पैरामीटर को उसके नाम से वैल्यू भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन सी पार्ट, अ वैल्यू पास टू अ फंक्शन पैरामीटर, अ वैल्यू पास टू अ फंक्शन पैरामीटर। सीधा हम एक वैल्यू भेज रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर मैंने कॉल स्टेटमेंट में वैल्यू दी है बट ये नहीं कहा कि ये वैल्यू कौन से पैरामीटर में जानी चाहिए तो उसे हम सीधा सीधा क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट, क्योंकि फिर वो सीक्वेंस वाइज जिस ऑर्डर में आपने फंक्शन के हेडर में पैरामीटर दिए होते हैं उसी ऑर्डर में पैरामीटर के अंदर कॉपी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है। डी पार्ट, अ वैल्यू असाइन टू अ पैरामीटर नेम इन द फंक्शन हेडर। शाबाश बेटा, फंक्शन के हेडर में अगर हम पैरामीटर को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं बच्चों डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसे हम ऑप्शनल आर्गुमेंट भी कह सकते हैं। ऑप्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि चाहे तो कॉलिंग के टाइम पे हम इसकी वैल्यू भेजें चाहे ना भेजें, कोई एरर नहीं आएगा। नाउ ई पार्ट, a value assigned to a parameter name in the function call। अगेन वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया है। अगर हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में पैरामीटर को बाय नेम वैल्यू भेजते हैं तो इसे हम कीवर्ड आर्गुमेंट ही कहते हैं। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। A name defined outside all function definition को क्या कहेंगे, सभी फंक्शन से बाहर डिफाइन किया गया वेरिएबल। शाबाश अमीशा, नमन, प्रतीक, जिया। ओ बेटे आज तो जिया ने भी आंसर किया, वेरी गुड। द आंसर इज ग्लोबल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो सभी फंक्शन से बाहर डिफाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। A variable created inside a function body, very good, local variable। इस क्वेश्चन में इतने ही पार्ट थे। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा देखो बेटा, जो स्कोप ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड है वो तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि स्कोप मींस द पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन विच अ वेरिएबल में बी यूज्ड और असेस्ड। हमारे बेसिकली दो स्कोप है, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। वो मैं बार बार आपको डिफाइन भी करा चुकी हूँ और लिखवा भी चुकी हूँ, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब हम सीधा आ जाएंगे टाइप बी क्वेश्चन में। टाइप बी क्वेश्चन में आपका जो पहला पार्ट है वो है एरर एंड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में जो एरर है वो एरर करेक्ट करने हैं और उस कोड का आउटपुट बताना है। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि इस कोड में क्या क्या मिस्टेक है। स्क्रीन तो विजिबल है ना? ओके, मैक्सिमम बच्चों ने आइडेंटिफाई किया इंडेंटेशन एरर। बिल्कुल सही बात है भाई, ये टोटल इज इक्वल टू 0 तो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। इंडेंटेशन हमारी कब आती है? जब कंपाउंड स्टेटमेंट हो। तो टोटल कोई कंपाउंड स्टेटमेंट तो नहीं थी जो डेफ को हमने इंडेंटेशन करके लिखा, इसीलिए डेफ आपका यहीं पे आना चाहिए था। ठीक है, अब इसके अंदर हमने स्टेटमेंट दिया है टोटल इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आर्ग्यूमेंट 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट टोटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए रिटर्न टोटल में फिर से इंडेंटेशन की एरर है, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन का पार्ट है, यानी ये फंक्शन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात बेटा, रिटर्न स्टेटमेंट में आपका कोई सेमीकोलन नहीं आता है।
ठीक है। अब हमने अगली स्टेटमेंट में फंक्शन को कॉल किया, अब कॉल स्टेटमेंट में भी इसने क्या लगा दिया, सेमीकोलन, ये गलती है। अब हमारे सारे एरर करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, देयर इज नो एरर। नाउ टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एरर मैंने सारे ठीक कर दिए हैं, तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। जल्दी जल्दी आउटपुट भेजो बेटा। दो बच्चों ने भेजा, बाकी भी भेजो। थोड़ा सा ध्यान नहीं किया मेरे बच्चों ने, एक बच्चे ने है जो पूरा ध्यान किया है, दैट इज प्रतीक। बाकियों ने जरा सी लापरवाही की है। अब क्या लापरवाही है वो सुनो जरा। देखो बेटा, हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। टोटल इज इक्वल टू 0, ये मेरा माना गया ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट इज नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन, हेंस इट इज कंसिडर एज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अब सीधा कंट्रोल आएगा मेन सेगमेंट में, यहाँ पे जो मेरी फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट है। यहाँ से मैंने कहा सम 10,20, यानी दो वैल्यू भेजी, एक 10 और एक 20। तो बेटा आर्ग्यूमेंट 1 में वैल्यू गई आपकी 10 और आर्ग्यूमेंट 2 में गई आपकी 20। टोटल इज इक्वल टू 10 + 20 दैट इज 30। लेकिन बेटा अभी मैंने ये बात तुम्हें डिस्कस करते वक्त कही थी कि अगर मैं लोकल स्कोप में एक ग्लोबल वेरिएबल के नाम से वेरिएबल को यूज करूं और उसे कोई वैल्यू असाइन कर दूं, तो ये अपना पर्सनल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता है। तो ये कौन सा टोटल माना जाएगा, ये सम का टोटल माना जाएगा, ये ग्लोबल का टोटल नहीं माना जाएगा। तो ये कौन से टोटल की वैल्यू 30 हुई, सम फंक्शन के अंदर जो लोकल स्कोप का वेरिएबल है टोटल, ये उसकी वैल्यू 30 मानी गई, ठीक है। आपने कहा प्रिंट टोटल, प्रिंट टोटल किया आपने तो लिखा आ गया टोटल 30, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा रिटर्न टोटल, ठीक है, 30 रिटर्न भी हुआ। लेकिन बेटा आपकी जो ये कॉल स्टेटमेंट है इसमें हमने इस वैल्यू को ना तो प्रिंट किया ना किसी वेरिएबल को असाइन किया, तो ये वैल्यू गार्बेज में चली जाएगी, हमारे पास रुकेगी नहीं। अब जब मैं फंक्शन के बाहर आके कह रही हूँ प्रिंट टोटल टोटल, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये एसेस करेगा ग्लोबल वाले टोटल को, और ग्लोबल वाले टोटल की वैल्यू क्या है 0, तो क्या प्रिंट करेगा टोटल 0। यानी आपको आउटपुट में 2 लाइन मिलेंगी, टोटल 30 टोटल 0। आप चाहे तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ। टोटल 30 टोटल 0। एक्सप्लेनेशन में पहले ही दे चुकी हूँ इसका आप लोगों को। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? हाँ बच्चों, सौम्या समझ में आया? यस मैम। दीपाली को समझ में आया? क्या मिस्टेक की थी? अब आ जाते हैं बेटा बी पार्ट पे। इसमें भी हमें एरर फाइंड करना है। जरा बी पार्ट के एरर बताओ मुझे। Syntax error in first line. बिल्कुल सही बात है। जो बी पार्ट के लिए आप लोग एरर बता रहे हैं बिल्कुल सही है।
कि सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे कॉलन लगा दिया है पहले ही, आपको जो बुक में क्वेश्चन गिवन है वहां पर डेफ डॉट नंबर के बाद कॉलन गिवन नहीं था, तो यहाँ पे आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, इंडेंटेशन ठीक चली है, सम इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। फॉर सी इन रेंज, बेटा रेंज जो हमारा है ये स्मॉल लेटर में आता है, कैपिटल लेटर में नहीं आता। फॉर सी इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1 कॉलन, ठीक हो गया। सम प्लस इज इक्वल टू सी, ठीक है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट गौर से देखिए बेटा, रिटर्न हमारा हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, कैप्स में नहीं होता है, बार बार ये बात समझाती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे मेन सेगमेंट में। बेटा फंक्शन को कॉल करने में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है या पैरेंथेसिस यूज होते हैं? पैरेंथेसिस यूज होते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, अब मैंने सारे एरर करेक्ट कर दिए जो मिस्टेक थी। अब जरा इसके आउटपुट बताओ, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट भेजा तुम लोगों ने मुझे? शाबाश दीपाली। और कोई बच्चा नहीं कैलकुलेट कर रहा है? सौम्या, प्रतीक, 6 and 21 कैसे भाई? देखो जरा, अब मैं समझाती हूँ, मेरे साथ चलना। आपने कहा प्रिंट मेन सेगमेंट से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिन होता है, कभी भी फंक्शन से बिगिन नहीं होता, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हमने यहाँ से डॉट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे नंबर में क्या भेजा? 3 भेजा। नंबर की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा? चलो, नंबर की वैल्यू हमने क्या भेजी? 3 भेजी, ठीक है। सम आपका इनिशियली स्टार्ट हुआ कहाँ से? 0 से। और सी इन रेंज कहाँ से? 1 से बिगिन होगा और नंबर प्लस 1 तक जाएगा, यानी इस सिचुएशन में ये 1 से 4 तक, यानी 1 पे लूप चलेगा, 2 पे लूप चलेगा, 3 पे लूप चलेगा, है ना। सी की वैल्यू 0 है, सॉरी सी की वैल्यू 1 हुई। 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। सम की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 1 हो गया। अब सी की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू पहले थी 1, अब इंक्रीज होके हो गई 2। 2 इज ऑल्सो लेस देन 4, फिर से लूप चलेगा। ओके ओके ओके, एक चीज तो बेटा आप लोगों ने नोटिस ही नहीं की कि जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है ये कहां पर गिवन है? रिटर्न स्टेटमेंट इज गिवन इन बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप गिवन है ना बेटा, तो ये दोनों ही सिचुएशन में क्या प्रिंट करेगा? 1 1 प्रिंट करेगा। जस्ट अ मिनट, सम का मैंने ओके स्मॉल सी यूज कर लिया। कोई बता सकता है 1 1 क्यों आया? एनीबडी? देखो बेटा, सीधी सी बात यह है कि रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होती है वो तुरंत कंट्रोल वापस किसको दे देती है? कॉलर को, ठीक है। हम वापस बिगिन करते हैं। मैंने फंक्शन कॉल किया और यहां से क्या भेजा? 3 भेजा, ठीक है। अब नंबर की वैल्यू हो गई 3, सम तुम्हारा इनिशियली 0 था। फॉर सी इन रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1, यानी 1 से लेकर 4 तक लूप जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, 0 प्लस 1 1, और जैसे ही आई आपकी रिटर्न सम, यानी ये 1 के साथ साथ कंट्रोल वापस यहां ले आएगा, यानी स्टेटमेंट बन गई प्रिंट 1 1 प्रिंट हो गया।
ठीक है जी। फिर दोबारा फंक्शन कॉल किया और इस बार भेजा .6, नंबर के पास 6 गया, फिर से सम की वैल्यू तुम्हारी 0 है और इस बार लूप चलेगा for c इन रेंज 1,7 तक। लेकिन अगेन पहली बार में ही सम इज इक्वल टू सम प्लस सी करते ही सम की वैल्यू हुई 1 और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगी कंट्रोल फिर आ जाएगा आपका लूप से बाहर, फंक्शन से बाहर, और फिर यहाँ पर 1 ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है आपकी फंक्शन की बाकी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट को लूप से बाहर दे दूं तो अब मेरा आउटपुट जो है वो आ सकता है 6 and 15, सॉरी 6 and 21 आया। अब वो देख लेते हैं 6 and 21 कैसे आएगा जब मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लूप से बाहर दे दी। नंबर की वैल्यू हमारे पास 3 आई थी, ठीक है, तो आपका सी का लूप 1 से लेके 4 तक जाएगा। सी की वैल्यू आपकी 1 थी, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 करते ही सम की वैल्यू हो गई 1, सी की वैल्यू इंक्रीज होके हुई 2, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, सम की वैल्यू क्या थी 1 + 2 3 हो गया, सी की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई बेटा 3। अब जब इसे हम सी में सम में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब की बार जब आप सी को इंक्रीज करोगे तो सी की इंक्रीज होके हो जाएगी वैल्यू 4, 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आते ही आप रिटर्न सम करेंगे तो यहाँ पर क्या रिटर्न होके आ जाएगा 6, और वो 6 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा फंक्शन कॉल किया हमने .6, यानी इस बार हमने नंबर में क्या वैल्यू भेजी 6, सम आपका वापस कहाँ पे सेट हो जाएगा 0 पे। अब की बार आपका सी का लूप 1 से बिगिन होकर 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा और 7 पे कंडीशन क्या हो जाएगी 4, यानी इन वैल्यूज के लिए लूप चलेगा। तो पहले बिगिन करते हैं सी की वैल्यू 1, तो 0 + 1 1, सी की वैल्यू हो गई 2, 1 + 2 3, सी की वैल्यू हो गई 3, 3 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 4 6 + 4 is 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। जैसे ही सी की वैल्यू 7 होगी लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप से बाहर, तो उस टाइम पे मेरी सम की वैल्यू क्या होगी 21, रिटर्न सम कहा तो 21 रिटर्न किया तो वो 21 यहाँ पे आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा 21। इसलिए हमें स्क्रीन पर 2 लाइन देखने को मिलेंगी 15 और 21। क्लियर है? अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है वो और आज ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर पेंडिंग क्वेश्चन मंडे को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा व्हाट विल द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट व्हेन कॉल्ड। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 था पहले। बेटा व्हाट विल द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ ये क्या रिटर्न करेगा। शाबाश, नन। मैंने आपको बार बार ये बात बताती हूँ कि अगर आपके फंक्शन में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो ये क्या रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है। वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट विल द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट व्हेन कॉल्ड। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो बेटा ये क्या प्रिंट कराएगा। बताओ जल्दी से। नथिंग, बिकॉज जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी तो आपने कहा रिटर्न x + y + z, जैसे ही रिटर्न आया कंट्रोल तो फंक्शन से बाहर चला जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, इसलिए हमें कोई आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो हमारा आउटपुट होगा नथिंग। ठीक है,
तो बेटा अब एक काम करना, जो आज क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं इन्हें तो अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, और मंडे को हम डिस्कस करेंगे टाइप बी और सी को। और याद रखना मंडे को इस चैप्टर को हम खत्म करने के टारगेट से ही आएंगे, क्योंकि इसके बाद एक हमारा फाइल वाले चैप्टर के और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम एसक्यूएल पे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम सभी बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए। ऑलराइट, हाँ बच्चों, मैम फाइल वाले चैप्टर के थ्योरी भी करवा देना। रिवाइज करा दूं दोबारा? यस मैम, बहुत कंफ्यूजन है उसमें। कोई बात नहीं, उस चैप्टर को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, बट ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, और ट्यूसडे से तभी स्टार्ट हो पाएगा अगर मंडे तक आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके। हाँ बेटे, निखिल